हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के बारे में। ठीक है, इतिहास का मैंने पूरा संपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। भूगोल का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप मैराथन क्लास देख सकते हैं और सिंगल बाई सिंगल भी मैंने क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं नागरिक शास्त्र स्टार्ट करने वाला हूँ और नागरिक शास्त्र में टोटल 7 चैप्टर हैं। अब मात्र 7 दिन लगेगा नागरिक शास्त्र बिल्कुल कंप्लीट। इसी तरह अर्थशास्त्र भी 6 चैप्टर, वो भी 6 चैप्टर, 4 चैप्टर, वो भी कंप्लीट। फिर इसका इतिहास और फिर आपका सामाजिक विज्ञान पूरा पूर्ण रूप से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर देखते हैं। 7 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूं। चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय होगा, चाहे लघु उत्तरीय होगा, चाहे अति लघु उत्तरीय होगा, चाहे दीर्घ उत्तरीय होगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, पहले वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये 2 काम कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और इस वीडियो को आपको एकदम पूरा फैला देना है। जितने भी बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं लोग, आपके साथी वगैरह जितने भी फ्रेंड हो, सबके यहाँ फैला दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है इस चैप्टर के। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? एक छोटा सा देश है। कह रहा है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है और एक छोटा सा देश है। तो ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिम यूरोप, और ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, और ऑप्शन डी दक्षिण यूरोप। चलिए स्टूडेंट, आप बताइए कि बेल्जियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट भी इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन बी पश्चिम यूरोप में। ठीक है, कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप किस भाग में स्थित है? पश्चिम यूरोप में स्थित है और एक छोटा सा देश है बेल्जियम। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन में कोई नो डाउट होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यह है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? कह रहा है जो बेल्जियम है, बेल्जियम क्षेत्रफल, जो बेल्जियम का क्षेत्रफल है, वो जनसंख्या के आधार पर भारत के इन 4 ऑप्शनों में से किस राज्य से छोटा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, सॉरी, और दूसरा उत्तराखंड, और सी हरियाणा, और डी झारखंड। चलिए बताइए इन 4 ऑप्शनों में से किन से बेल्जियम क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं, तो हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में तीसरा आ गया है। और क्वेश्चन में तीसरा ये कह रहा है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? कह रहा है कि जो बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी है जो फ्रेंच भाषा बोलती है? 20%, 80%, 40%, 70%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि बेल्जियम में कितनी आबादी है जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है, तो लगभग 80%। ठीक है, 80% लोग, ज्यादातर लोग वहां पे फ्रेंची भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो 80% लोग। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे तरीके से ही नोट कर लिया होगा, कोई नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल के कितने उपसमूह निवास करते हैं? ठीक है, चलिए 2 उपसमूह, 4 उपसमूह, कि 6 उपसमूह, कि 8 उपसमूह। चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूं, आप लोग को भी मालूम होगा इसका कि कितने उपसमूह, तो 2 उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो स्टूडेंट 2 उपसमूह निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि असिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? कह रहा है कि सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश, क्या श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, बताइए कितने सन में जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र बना? वर्ष 1986 और 46, और वर्ष 1948, वर्ष 1947, वर्ष 1950। चलिए स्टूडेंट बताइए, सबको इस बात को मालूम होगा कि जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो सन 1948। ठीक है, सन 1948 में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप क्लियर कर लेंगे, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया? वर्ष 1956 में कानून जो पारित हुआ उस समय श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, द्रविड़, संस्कृत, दक्षिणी हिंदी कि सिंगली? चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सिंगली भाषा। वर्ष 1956 में कानून जब पारित हुआ तो श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था? सिंगली भाषा को। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है आपसे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 3 तर्क, 5 तर्क, 2 तर्क, 7 तर्क। बताइए कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कितने तर्क दिए जाते हैं? तो 2 तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकताओं के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 2 तर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है स्टूडेंट कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। जो लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? समझ रहे हैं? कह रहा है कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्व शासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? ऑप्शन है संस्थानों के, सार्वजनिक स्थलों के, कार्यालयों के कि सामाजिक स्थानों के? चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा संस्थानों के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? तो संतुलन बना रहता है, सांस्कृतिक गतिविधि बना रहता है कि बंटवारा की शक्तियों के निर्धारण? चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा? संतुलन बना रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता के क्या रखते हैं? प्रभुत्व, व्यापार, भागीदारी की शक्ति निर्धारण? चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में जो निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता के क्या रखते हैं? तो क्या रखते हैं स्टूडेंट? तो रखते हैं भागीदारी रखते हैं। क्या भागीदारी रखते हैं? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 10 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय बता दिया। इससे बाहर एक क्वेश्चन जाने वाले नहीं है, आप इसको नोट कर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, और उसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप नोट कीजिए। और पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बहुसंख्यकवाद क्या है? उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण शांति खोई। बहुसंख्यकवाद क्या है और उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण क्या की थी? शक्ति खोई थी। तो उत्तर आप लिखेंगे स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। श्रीलंका वह देश है जिसने बहुसंख्यकवाद के कारण शांति खोई थी। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से मैं लिखा हूं और उम्मीद करता हूं, विश्वास है आप लोगों पे तुरंत क्वेश्चन नोट करेंगे और याद कर डालेंगे। ठीक है, अब समय नहीं है, मात्र 2 महीने है, आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बस आपको पढ़ना है बस, अब इसके अलावा कोई बात आप सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि किसी भी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए कितना प्यारा सा है कि किसी भी देश में जो शासन करने की शक्ति समाज के अलग अलग समुदायों के वर्ग होते हैं, लोगों में जो बंटवारा सत्ता की क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए स्टूडेंट यह है कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? तो स्टूडेंट उत्तर देंगे आप कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के 4 देश कौन कौन? फ्रांस, नीदरलैंड,
जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ठीक है, वो 4 देश कौन कौन है? तो स्टूडेंट फ्रांस है, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे है, देखिए नोट कीजिए इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, परिभाषित कीजिए। कह रहा है जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद चलता है उससे क्या तात्पर्य आप समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। कह रहा है कि बहुसंख्यकवाद से यह तात्पर्य है कि यदि कोई भी समुदाय अगर बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से क्या कर सकता है, अपनी शासन व्यवस्था को, प्रणाली को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। और वह क्या कर सकता है कि आवश्यकताओं अगर उसको इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय की, जो अल्पसंख्यक समुदाय होती है उसका मन करेगा तो उसकी इच्छाओं अवहेलना भी कर सकता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा यह है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो कार्यपालिका में, विधायिका में एवं न्यायपालिका में बांटा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसमें नो डाउट होगा आप लोगों के क्वेश्चन और 5वें में आपने नोट भी कर लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें। और क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस प्रकार की सरकार है? तो इस उत्तर देंगे आप कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार काम करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर में उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7वां यह कह रहा है आपसे कि हित समूह से क्या तात्पर्य है? हित समूह से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे कई संगठित हित समूह होते हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हित समूह कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए। कह रहा है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन से आप क्या समझते हैं? सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि युक्ति परक तर्क समझाता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है क्योंकि यह समाज समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उत्तर कितना प्यारा लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखिए कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप ले लेना कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। कह रहा है कि किसी देश में जो सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का एक ऐसा रूप ले लीजिए कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का। और कह रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर लिखिए कि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में से किए भी थे कि भाई बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग? 80% और 20% क्या बोलते हैं? तो डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं, बस इसको आपको तैयार करके जाना है ईमानदारी से। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे आपको नोट करके इसका आंसर लिख ही लेना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं,
आंसर इसका लिख लेना है, समझ रहे हैं। अगर 90% अगर आप टारगेट लगाए हो तो इन क्वेश्चनों को करेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे कि बस वो विकल्पी और अति लघु उत्तरीय से थोड़ी हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो यह इसका खोज के आंसर लिख लेना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4-5 साल पहले देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर में देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग प्रिय छात्र इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, श्रीलंका में इसकी क्या महत्व है, परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं सबको उत्तर लिख के और एक बार दोहरा के ही जाना है आपको। बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, कोई 3 सूत्र लिखिए। देखिए बहुत ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब बहुत बार पूछे गए, एक बार नहीं 4-4 5-5 बार पूछे गए हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है। कह रहा है कि जो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण है तथा क्षैतिज वितरण है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चौथा। और क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1970 और वर्ष 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए, किन्हीं 3 संशोधनों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि वर्ष 1970 से लेकर 1993 के बीच कितने बेल्जियम के संविधान में संशोधन हुए थे, कोई आप 3 संशोधन का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया है, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप लिख भी लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसको उत्तर भी नोट करेंगे। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब स्क्रीन पे अब आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का, 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मात्र तीन इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इसको आपको नोट करके याद करके जाना है। चलिए उसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको नोट करके और याद करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए तो कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 4-4 5-5 6-6 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको देखिए तीसरा जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली कैसी है तथा यह विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है, संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने दीर्घ उत्तरीय 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया और इसी के साथ यह चैप्टर नंबर 1 आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ, पूर्ण रूप से पहला चैप्टर खत्म। मात्र वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर दूसरे के बारे में, ठीक है। पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी हो गया था, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और आज नागरिक शास्त्र का चैप्टर दूसरा है संघवाद, ठीक है। तो संघवाद के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप अभी शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज पहले आप शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक के बटन पे प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा लाइक हमको दीजिए ताकि मैं खुश हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं, ठीक है, कि रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का, ठीक है। और 2021 बोर्ड एग्जाम की मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है और आप कर भी रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं ये चाहता हूं कि मेरे चैनल से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम में हिट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग 90% मार्क्स लाएं, ठीक है। तो जो बच्चे का 90 मार्क्स आपका टारगेट होगा वो बच्चे कमेंट करके जरूर हमें बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, आपका जो भी टारगेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करेंगे ये चैप्टर दूसरे संघवाद, और संघवाद में हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं आप आपकी स्क्रीन, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का क्या विभाजन होता है, ठीक है, अधिकारों का विभाजन होता है, ठीक है। कैसे होता है वो देखिए। ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच,
व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, कि ऑप्शन डी व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर दीजिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता देता हूं कि संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन होता है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। किसमें? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए, आराम से आप पढ़ेंगे 2 महीने या 2 महीने जाते जाते मैं पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, बस कुछ बचेगा नहीं, बस आपको रिवीजन करना होगा, फिर एग्जाम में जाइए देखिए धुआंधार कैसे आप लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कह रहा है कि बताइए कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट? 9, 7, 10, 8। चलिए स्टूडेंट बताइए, तो सबको मालूम है, तो ये तो मालूम ही होना चाहिए ना कि भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 9 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कह रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का मान्यता, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 21, 22, 23। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मान्यता दी गया था? टोटल 22। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, उसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे बहुत से प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, के अरुणाचल प्रदेश की दिल्ली? चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो आपका अपना दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर चौथा आपने क्लियर कर रखा होगा, कर लिए भी होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पांचवें के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? चलिए आप ही बताइए हमको, कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो सबको मालूम है कि 28। ठीक है, 28 संघीय राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज बनता भी कहां से? जीके जीएस, इसे आपके सामाजिक विज्ञान से ही तो बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है? भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बताइए कि भारत में किस सन में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004 में। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर ये क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि भारत में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापना हुआ था? तो 1992 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां क्लियर हो गया, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर चलते हैं, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सातवां ये बोल रहा है आपके कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि संविधान में जो उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल नहीं है, कि कृषि नहीं, कि पुलिस की रक्षा? चलिए स्टूडेंट इन चारों में से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा है वह आपके संविधान के जो 3 अनुसूचियों में से यह शामिल नहीं है। ठीक है, शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, टोटल मैंने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 7 ही है तो बताऊं क्या? 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद पॉपुलर क्वेश्चन थे। इससे बाहर हटके आएगा भी नहीं। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे भी नहीं, बता दे रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन 7वां क्लियर हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होता हुआ। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप उस पर बने रहिए और उन क्वेश्चनों को भी तैयार करके आपको जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। तब जान गए आप लोग कि भारत का कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका खुद अपना संविधान, उसका खुद अलग से संविधान है, और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 370 के अनुच्छेद के द्वारा इसे क्या मिला है? विशेष अधिकार मिला गया है। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने तैयार कर रखा होगा, तैयार भी होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार के ही जाना आप लोगों को, ठीक है, रट्टा मार के एकदम कंसेप्ट क्लियर करके जाइए एग्जाम में, फिर देखते हैं कौन रोकता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है भी, उसमें संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, एकात्मक शासन के बाद, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चलिए देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती हैं, वह राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारों को आदेश देती हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है स्टूडेंट? आप उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, संघ या केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकार। देखिए वेरी मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है और कितना आसान से लिखा हूं, तुरंत आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर चौथे में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवें की। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए बोल रहा है कि भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है? तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर पांचवा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे प्रश्नों को आपको एक बार देख के और अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के आपको जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा के लिए क्वेश्चन नंबर छठवें पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची को किन विषयों को शामिल किया गया है? संघ सूची को किन विषयों को शामिल किया? संघ सूची में देखिए, संघ सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर लिखेंगे संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में कितने सूचियों के? 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है, ठीक है स्टूडेंट। किसको सूची में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंक, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां के लिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भाषाई राज्य से क्या तात्पर्य है? जो भाषाई राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पूछ रहा है। तब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एवं परीक्षा थी। यह प्रथम बार वर्ष 1956 में प्रभावी हुआ। स्वतंत्र के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं, यहाँ तक आप लिख लीजिए सीमाएं, और कुछ लाइन इसमें भी है, इसको नोट करना पड़ेगा। सीमाएं के बाद सीमाएं बदल गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहे। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने क्लियर कर लिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां को, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? राज्य सरकार को है, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अति लघु उत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। समवर्ती सूची में
किन विषयों को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में किसको? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता हुआ अब हम बढ़ेंगे किसमें? लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने क्लियर कर रखा है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके आपको तैयार करके ही जाना एग्जाम में। ठीक है, पहला नोट कीजिए आप लोग, जो कि वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसे नोट करके आपको लिख कर जाना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखना ही पड़ेगा किसी कीमत पे आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में तीसरा नोट कीजिए कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन में चौथा नोट कीजिए तो हमारे साथ स्टूडेंट, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य उत्तर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और पांचवा नोट कीजिए स्टूडेंट, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछता है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, कि निचार का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पांचवा, ये क्वेश्चन पांचवा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन छठवां, बस मात्र 6 ही लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया, इसमें सीमित हो गया चैप्टर। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्थाओं को विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो मात्र लघु उत्तरीय के 6 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, जैसा कि एक बार दिखा भी देता हूं, और इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको जाने वाले नहीं है। इन प्रश्नों को ईमानदारी से आपको लिखकर एक बार देख के जाना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर रखा है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय का इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन ऐसा दीर्घ उत्तरीय का बताऊंगा कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ कि भारतीय एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि आप बताइए कि भारतीय का अगर संघीय देश है तो उसको उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए तो स्टूडेंट, केंद्र राज्य के संबंध को समझते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, रेखांकित कीजिए। कह रहा है कि केंद्र राज्य के संबंध को समझते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, रेखांकित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा। और क्वेश्चन तीसरा तो पूछिए मत, सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियंत्रण रखती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये मैंने मोस्ट 3 इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। बस अब ये चैप्टर संपूर्ण रूप से आपका खत्म, संघवाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज चैप्टर तीसरा है, और चैप्टर तीसरा का नाम है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हुए सारे क्वेश्चन को याद करना है आप लोगों को। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। इस वीडियो का टारगेट मैंने लिखा है 300 लाइक का। ठीक है स्टूडेंट, कितना लाइक का? 300 लाइक का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अचीव कराने में मदद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, थोड़ा तबीयत खराब है हमारा, कोई बात नहीं, आप लोग बस क्वेश्चन पहला देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। एकत्रित करने की, समाधान करने की, विचार करने की, कि समाजीकरण करने की। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आपको आंसर बता दूं तो क्या करने की कोशिश करता है, तो समाधान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि रंग भेद, देखिए रंग भेद, ठीक है, रंग भेद के विरुद्ध किस वर्ष मेक्सिको के 2 खिलाड़ियों टॉमी
स्मिथ, ठीक है, टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लेस ने पदक लेते समय प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन किया। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1965, वर्ष 1972, वर्ष 1963, वर्ष 1968 ईस्वी, ठीक है। तो आपको बता दूं किस वर्ष में, तो वर्ष 1968। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में, वर्ष 1968 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन, ठीक है, अब ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। सामाजिक अधिकार आंदोलन, व्यवस्था अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, समानता अधिकार आंदोलन। चलिए बताइए इसमें से। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, किसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन चौथा ये कह रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है जिससे लोग के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है जिससे लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है। राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, आर्थिक विभाजन की सांस्कृतिक विभाजन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं। तो कौन सा बंटवारे का बड़ा कारण होता है जो कि क्या करता है, सामाजिक विभिन्नता में किसका रूप नहीं लेती है इनमें से चार ऑप्शन में से। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, सामाजिक विभाजन, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में, कह रहा है स्टूडेंट कि भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, की राजनीतिक विभाजन, की समानता का विभाजन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत में जो दलित हैं वो सामान्यतः भेदभाव एवं जो उनके साथ अन्याय का सामना करते हैं जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है इसमें से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कौन सा, सामाजिक विभाजन का, ठीक है। सामाजिक विभाजन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, सामाजिक विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती हैं। आंतरिक समाज, प्राकृतिक समाज, समरूप समाज, वैज्ञानिक समाज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समरूप समाज, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नो डाउट होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र में राजनीतिक अप्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है और लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शिकायतें व्यक्त करना संभव है। और ऑप्शन सी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो मैं बता दूं कि क्या होता है, कौन सा व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्या लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है इस क्वेश्चन का। चलिए और इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अच्छे से दिखा देता हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों आज ये क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक व जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया की नीदरलैंड। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो किस देश को, तो मैं आपको बता दूं कि यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा यूगोस्लाविया, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्लियर कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आपसे कि यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम एवं अलग मानने लगते हैं तो दूसरों
दूसरों के साथ क्या करना मुश्किल हो जाता है। समाजीकरण करना, सम्मेलन स्थापित करना, सांस्कृतिक परिचय, भौगोलिक समावेशन करना। बताइए स्टूडेंट की इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बता दूं किसका सही जो आंसर होगा सम्मेलन स्थापित करना। ठीक है, सम्मेलन स्थापित करना क्या स्टूडेंट होगा, तो सम्मेलन स्थापित करना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, जो कि विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, प्रशासनतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र की सही तंत्र। ठीक है, बताइए स्टूडेंट इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो होता है स्टूडेंट आपका क्या, लोकतंत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, लोकतंत्र। ठीक है, तो मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विकल्प बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिए होंगे और लर्न करके एग्जाम में पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला हमारे साथ नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन, तो पहला है लोकप्रिय संप्रभुता। पहला क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता। इसमें लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है, इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, राजनीतिक समानता। दूसरा क्या है, राजनीतिक समानता। अब इसमें क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। ठीक है, तो यही भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषता था, एक लोकप्रिय संप्रभुता, एक राजनीतिक समानता। इन दोनों को डाल के मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य है वह है रेफ्रा अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित विवाद को मिटाना था। देखिए स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन कब होता है। सामाजिक विभाजन कब होता है। स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि सामाजिक विभाजन कब होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक उत्तर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, बस आपको लिख के याद करना। ठीक है, क्वेश्चन 5वां नोट कीजिए। तो और चौथा, उत्तरी आयरलैंड तथा नीदरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार की थी। उत्तरी जो आयरलैंड और नीदरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार थी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम इसका उत्तर देखते हैं जो कि इस स्लिप में है, और इसका उत्तर लिखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखिए उत्तरी आयरलैंड तथा नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वर्गों में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष होते रहते हैं, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट घनी या निर्धनता के मामलों में समान है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर चौथा कि उत्तरी आयरलैंड तथा नीदर आयरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार की थी, तो इस प्रकार की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि उत्तरी आयरलैंड की जातीय संरचना कैसी थी। उत्तरी आयरलैंड की जातीय संरचना कैसी थी, तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि उत्तरी आयरलैंड में 52% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः यूनियनिस्ट तथा नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि किसी भी देश में विखंडन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। कह रहा है किसी भी देश में जो विखंडन की स्थिति होती है वो कब उत्पन्न होती है। देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि जब राजनीतिक दल समाज के मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन में बदल सकता है तथा ऐसी स्थिति में देश की विखंडन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश में जो विखंडन की स्थिति होती है वो कब उत्पन्न होती है, तो इस कंडीशन पे उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं लिख लिया हूं, उसको लिख के और याद करके जाइएगा, जाके प्रीवियस ईयर उठा पेपर देख लीजिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7वां यह है कि राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत सरकार का व्यवहार कैसा होना चाहिए। राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत जो सरकार का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि सरकार का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, कह रहा है कि सरकार का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि जो सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए हमारे साथ कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्टूडेंट कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, इसका उत्तर इस स्लिप में है और लिखिए इसका उत्तर कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए उत्तर लिखिए कि जब एक प्रकार का सामाजिक उत्तर समाज में अन्य सामाजिक अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे सामाजिक समुदाय के हैं, तो इससे समाज में सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा उत्तर इसका लिख लीजिए। चलिए आपको मालूम चल गया होगा कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो आप उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट कि वर्ष 1968 में मेक्सिको ओलंपिक का आयोजन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करूँ तो आपने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए स्टूडेंट। सामाजिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है। सामाजिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, उत्तर आप लिखेंगे कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, अपितु सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण भी होती है। लेकिन यही सामाजिक विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने 10वां बता दिया, मात्र 10 क्वेश्चन मैंने अति लघु उत्तरीय बताया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आपको आने वाले, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अगर आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया है तो हम आपको बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको भी आपको लिखकर याद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मैं क्या बताता हूँ कि इसको याद करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर टॉपर आपको बनना है, 90% लाना है, तो इसको लिखकर याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मैं जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार आप पढ़िए, देखिए आप सक्सेस बहुत बेहतर ढंग से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे साथ नोट कीजिए स्टूडेंट, तो थोड़ा भी लापरवाही आपको करना नहीं है। ठीक है, दूसरा नोट कीजिए कि सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम, सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। ठीक है, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा नोट कीजिए, सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए स्टूडेंट, वर्ष 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जब वर्ष 1968 के जो मेक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ था उसको स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए स्टूडेंट, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तथा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1978 में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना देता हूं, इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए स्टूडेंट, उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारणों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। मात्र 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया लघु उत्तरीय, इसको तो एक बार आपको देखकर जाना ही है बोर्ड एग्जाम में, कम से कम एक बार, तो कम से कम अगर देख रहे हैं तो एक बार इसको पढ़कर अपने दिमाग में थोड़ा भी इमेज बना लीजिए कि प्रश्नों का उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। एक बार तो आपको रिविजन करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और लिखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। सामाजिक जो विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए स्टूडेंट, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक में हुए विभाजन को उदाहरण सहित रेखांकित कीजिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक
सामाजिक जो विभाजन के राजनीतिक में हुए विभाजन को उदाहरण सहित रेखांकित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्नों को आपको देख कर जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए। विभिन्नताओं में सामंजस्य और विभाजन का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछ लेता है, सामंजस्य और विभाजन के मतभेदों का वर्णन उदाहरण स्वरूप करें। ठीक है, तो मात्र 4 क्वेश्चन मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिया, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे विश्वास कीजिए, आप जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए पक्का 100% अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। ठीक है, मेरा वादा है, जो पढ़ा रहा हूँ उसकी बार जीवे नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर लिख के एक बार देख के दोहरा के जाना। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसमें तीसरा चैप्टर आपका समाप्त होगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और तीसरा चैप्टर था आपका लोकतंत्र और विविधता, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। वाला है क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने चैप्टर डिस्कस कर दिया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहाँ पे तीनों सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर चौथा आज है कि जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले के आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम में हिट करे। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन नहीं, समझ रहे हैं। समय बहुत कम है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हम लोग को करना है, कोर्स कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। अब वीडियो से जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो को अगर लाइक आप नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड यहाँ शेयर करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, वह विकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अब आज में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए। जब हम, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं। और तीसरा, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। देखिए ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या होता है हमारा अभिप्राय? ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बता दूं कि हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपने क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक कार्य करती है? 5 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे की 4 घंटे? चलिए स्टूडेंट बताइए कि भारत की जो औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक कार्य करती है? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, 1 घंटे अधिक कार्य करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष जो महिला आरक्षण के विधेयक राज्यसभा से पारित किए गए थे किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया, किस सन में? ठीक है, तो वर्ष 2012, ठीक है, वर्ष 2014, वर्ष 2008, वर्ष 2010? चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं कि वो किस वर्ष में? तो 2010 में, वर्ष 2010 में। ठीक है, ये घटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए यह है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं? चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, ऑप्शन डी पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किसका रूप होता है? धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किसका रूप होता है? सामाजिकता का अभाव, सांप्रदायिकता, वैज्ञानिक कारण, आर्थिक समावेशन? चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। चलिए बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या कंडीशन फॉलो करता है। तो मैं इसको बता दूं कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसमें धर्म का कोई स्थान भी नहीं, एक राष्ट्र का एक धर्म विश्वास भी, और केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता भी, तो इसलिए सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है, ये चीज 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। तो मैं बता दूं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में कौन सा फॉलो कंडीशन होता है, तो सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है, ऑप्शन 20 और ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है कि भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो सामाजिक ढांचा है किस पर आधारित है, सामाजिक व्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे, जाति व्यवस्था पे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो भारत का सामाजिक ढांचा है किस पर आधारित है, तो वो है स्टूडेंट जाति व्यवस्था पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस पे, जाति व्यवस्था पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 8वां नोट कीजिए, पेरियार राजास्वामी नायकर कौन थे। पेरियार राजास्वामी नायकर कौन थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बता दूं कि कौन थे वो, तो समाज सुधारक थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो पेरियार राजास्वामी नायकर थे वो समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो भारतीय संविधान में बताना कौन सा कथन इनमें से 4 में से गलत है। यह धर्म के आधार पर एक भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म की राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है, और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। चलिए स्टूडेंट बताइए, तो मैं इसको बता दूं इसका सही आंसर जो होगा वह है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ठीक है, यही कथन गलत है कि यह एक धर्म को क्या बोलता है, राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है कि राजनीति भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था को करती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीति भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था को करती है, समायोजित करती है, गतिविधि प्रदान करती है, कि सामाजिक कार्यों का अनुसरण करती है, कि प्रभावित करती है। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 में से कौन सही होगा। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं आप लोगों को, क्या करता है, प्रभावित करती है। ठीक है, कि राजनीतिक भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था क्या करती है, वो प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने टोटल 10 रखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ टोटल 10 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टूडेंट देखिए नोट कीजिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए, कह रहा है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। कह रहा बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि भारतीय समाज में आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं। भारत में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करके ही आपको जाना याद करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए हमारे साथ जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर लिखेंगे आप स्टूडेंट कि संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए। जैसे पहला नोट कीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही उन्होंने भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषणा की है। और दूसरा, देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या था, दूसरा था। और एक पॉइंट और इसमें का बच्चा जो यहाँ पे इस स्लिप में है उसके नीचे पॉइंट और लिखना है कि इस प्रकार देश का कोई अपना धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये कह रहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही उन्होंने भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषणा किए थे। ये 3 पॉइंट थे। ठीक है,
और पहला पॉइंट तो वो था। दूसरा क्या था, देश के प्रति नागरिक को उसकी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि इस प्रकार देश का कोई अपना धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा के 3 पॉइंट थे जो मैंने अभी भी दोबारा डिस्कस कर दिया है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि 2 कारण बताइए कि क्यों केवल जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। 2 कारण सिर्फ बताना है कि क्यों केवल जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण हैं कि जिनसे जाति के आधार पर भारत में चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो कारण लिखिए, पहला कि भारत में किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के आधार पर लोगों का पूर्ण बहुमत नहीं है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी जाति के मतदाताओं के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोगों के मत प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। समझ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि अपने ही कास्ट से चुनाव होता है। अगर अपने कास्ट से कोई नहीं जीतता, जैसे आप ओबीसी हो चाहे एससी हो, तो उसके ही कास्ट उनको वोट नहीं दे के जिता सकते हैं। अदर की भी कास्ट की जरूरत होती है, उनको वोटों की संख्या की जरूरत होती है जीतने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा पॉइंट, मतलब उसी में दूसरा पॉइंट लिखिए कि चुनाव क्षेत्र से कोई भी उम्मीदवार अपनी जाति के सभी प्राप्त नहीं कर सकता है। सही बात है, इस प्रकार उसे अन्य जातियों के मतों की सहारा लेना पड़ता है। कोई ये गारंटी नहीं कि अगर कोई उम्मीदवार एक उठा है तो बस सिर्फ उसको अपनी ही कास्ट की वोट मिले और उसी कास्ट से जीत सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसको अदर कास्टों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए जाति के आधार पर चुनाव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तीसरा तो उम्मीद करता हूँ क्लियर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है। तो देखिए उत्तर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की संख्या का मात्र 10% भी नहीं है, और यही हाल राज्यों के विधानसभाओं में है। विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व मात्र कितने 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बहुत क्या है, नीचे है। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यदि महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए तो भी मंत्रिमंडलों की पुरुषों का वर्चस्व देखा गया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके जाना कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इस कंडीशन आप दर्शा सकते हैं उसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। तो उत्तर लिखिए कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का मुख्य कारण लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच तथा लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच है, जिसके कारण देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर मात्र 943 रह गई है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो याद करके भाई जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। 2 कारण लिखिए। कह रहा है लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद घातक क्यों है, कोई 2 कारण लिखना है। चलिए तो उत्तर लिखिए कि जातिवाद लोकतंत्र के घातक है क्योंकि पहला कारण राष्ट्रीय एकता को भंग करती है, बिल्कुल सही बात। और दूसरा यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपने क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए हमारे साथ, जो कि अति लघुत्तम का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण लिखिए। अब यहाँ पे सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक क्यों है, 2 कारण लिखना है। तो उत्तर लिखिए कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है क्योंकि पहला, सांप्रदायिकता इस भावना को उत्पन्न करती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते। और दूसरा कि सांप्रदायिकता कभी कभी हिंसा देंगे तथा नरसंहार को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां का उत्तर है। ये मात्र 7 मेरे अति लघुत्तम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, इसके बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन, बस ये लिख के आपको याद करना है। चलिए अगर ये क्लियर होगा तो हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नोट कीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न, मात्र 5 प्रश्न लघु उत्तरीय बताऊंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। पहला नोट कीजिए कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं, ठीक है।
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सब पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए, पहला नोट कर लिया, दूसरा नोट कीजिए, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दीजिए। और तीसरा है कि लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत की सामाजिक तथा धार्मिक विविधताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक तथा धार्मिक विविधताओं पर प्रकाश डालिए। और लास्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप को परिभाषित कीजिए। तब मात्र 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका बहुत आसान तरीके से। लघुत्तरीय प्रश्न मात्र 5 मैंने बताया, इससे बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, अगर एक क्लियर आप कर लिए हैं तो कुछ मात्र 2 ही में दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताऊंगा कि जो इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोई मायने नहीं रखता है प्रश्न, ठीक है। यही 2 प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पहला है धर्म और राजनीति के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। और दूसरा कि भारत में जातिवाद की प्रबलता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मात्र यही 2 प्रश्न में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न सीमित हो गया है, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी है। आज का जो चैप्टर था वो आपका बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने क्लियर कर दिया कि जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले, ठीक है। तो 4 चैप्टर क्लियर हो गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 5वां, ठीक है। जैसा कि जानते हैं आप लोग चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। मात्र 7 ही चैप्टर नागरिक शास्त्र के हैं। 5वां चल रहा है, कल 6वां, परसों 7वां काम खत्म, ठीक है। नागरिक शास्त्र का इतिहास का मैंने बना दिया पूर्ण रूप से, भूगोल का मैंने बता दिया है, नागरिक शास्त्र भी खत्म होने वाला, बस अर्थशास्त्र बचेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज तो चल ही रही है, ठीक है। तो चलिए आज हम चैप्टर 5वां जो जन संघर्ष और आंदोलन इस चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सब हम लोग पढ़ लेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरीय हो, चाहे दीर्घोत्तरीय, चाहे लघुत्तरीय हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, यहाँ पे 2021 बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा एकदम परफेक्ट वही मैं आप बात करने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो 500 लाइक तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। देखिए हम क्या कह सकते हैं, आपको एक लाइक तो ही मांग सकते हैं और कुछ तो मांग नहीं सकते आपसे, ठीक है। लाइक मांग सकते हैं, प्लीज इसको आप रिसीव कराइए, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं। और जनसंघर्ष और आंदोलन जो चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए उसको नोट कीजिए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि सत्ता अधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। सामाजिक व्यवहार, स्वतंत्र व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार कि सांस्कृतिक व्यवहार। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं चलिए बता देता हूं कि जो सत्ताधिकार अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं, तो स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट अलग। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोई नो डाउट आपको क्लियर हो गया, आपने नोट भी कर लिया। हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया स्टूडेंट कि नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में कि 2010 के दशक में। स्टूडेंट इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में कह रहा है कि किस दशक में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना, वह सन था आपका किस दशक में, तो 1990 के दशक में। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। बताइए किस सन में नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता दूं इसका सही आंसर 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे प्यारा से क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि बोलिविया अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है। कह रहा है जो बोलिविया है वो अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कि मध्य अमेरिका कि दक्षिणी लातिन अमेरिका। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक बोलिविया है वो अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है। स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं बता दूं कि कौन से भाग का एक गरीब देश है, तो वह अमेरिका के दक्षिणी लातिन अमेरिका में, ठीक है। वह अमेरिका के दक्षिणी लातिन अमेरिका के एक भाग में बोलिविया
देश है, ठीक है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और तब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे बहुत सा प्यारा क्वेश्चन आ गया है और कह रहा है कि लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है। लोकतंत्र का जो विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है। सामाजिक आंदोलन के, सांस्कृतिक घटनाओं के, जन संघर्ष के, किनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं स्टूडेंट बता दूं कि जो लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है, तो जन संघर्ष के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, याद करके तो जाएंगे ही जाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है स्टूडेंट की राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रत्यंत करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। दबाव समूह कहलाते हैं, अस्थागत समूह कहलाते हैं, राजनीतिक समूह कहलाते हैं कि आर्थिक समूह कहलाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़, इस बार आंसर बताता हूं कि राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रत्यंत करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट। तो वो क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है। दबाव समूह कहा जाता है, संस्थागत समूह कहलाता है, राजनीतिक समूह कहलाता है कि आर्थिक समूह कहलाता है। इन चारों ऑप्शन में से चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है वो भी, ठीक है। इसका भी ऑप्शन यही क्वेश्चन सही आंसर होगा, उसका भी यही था, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन चारों सेम ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है स्टूडेंट की हित समूह का जन्म समाज में किसके हितों को प्रमुखता देने के लिए होता है। हित समूह का जन्म समाज में किसके हितों का प्रमुखता देने के लिए होता है। समूहों के, संगठनों के, संस्थाओं के, सामाजिक कार्यों के। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हित समूह का जन्म जो समाज में किसके हितों का प्रमुख देने के लिए होता है। तो बताइए इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं अब इसका सही आंसर बता देता हूं। तो समूह के ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट ये कह रहा है कि पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित होता है। कह रहा है कि पर्यावरण जो आंदोलन एवं महिला जो आंदोलन है किस पर आधारित होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों पर, सामाजिक संरचनाओं पर, आर्थिक समानताओं पर कि मुद्दे पर, ठीक है। चलिए बताइए मुद्दों पर। चलिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आप बता देता हूं कि जो पर्यावरण आंदोलन होता है एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित होता है, तो मुद्दों पर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यह है स्टूडेंट कि राजनीतिक में दबाव समूह एवं आंदोलन लक्ष्य क्या होता है। कह रहा है कि राजनीति में जो दबाव समूह एवं आंदोलन का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, प्रभाव डालना, एकत्रित करना, कि भ्रमित करना, कि समायोजन करना। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि जो राजनीति में दबाव समूह एवं आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, तब प्रभाव डालना होता है, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मात्र 10 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन डिस्कस किया इस चैप्टर के। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने ही वाले नहीं स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको एकदम रट लीजिए, समझ रहे हैं, इसको रट क्या लेंगे आपको याद ही हो क्या होगा कि, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर और उसको देखेंगे और उसको नोट कीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में। चलिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ। नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि नेपाल में जो लोकतंत्र 1919 के दशक में कायम हुआ, जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। ये कंडीशन रखता है कि नेपाल में लोकतंत्र के दशक में कायम हुआ। नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ था, 1919 के दशक में कायम हुआ था। और कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको अप्लाई की गई हैं, इसको नोट करना है आप लोगों को स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 पार्टी अलायंस को किस देश की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया। 7 पार्टी अलायंस को
किस देश की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया? तो स्टूडेंट उत्तर आप लिखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन में राज सत्ता के विरुद्ध सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस, जिसे सप्तदलीय भी कहते हैं, जिसे गठबंधन बनाया, जिसने राजनीतिक काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके याद करके जाना स्टूडेंट आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह कह रहा है आपसे कि बोलीविया का जल संबंधी आंदोलन कब आयोजित हुआ? कह रहा बोलीविया का जो जल संबंधित आंदोलन था वो कब आयोजित हुआ? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि जनवरी 2000 में जलापूर्ति के मूल्यों के बढ़ने तथा इसके विरुद्ध श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा करके आंदोलन चलाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है, समझ लिया है, याद करने की कोशिश करेंगे आप इसको। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। कह रहा है कि नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया। नेपाल में जो आंदोलन हुआ था वो लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया, जबकि दूसरी ओर बोलीविया जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, इसको आप तो किसी कीमत पे याद करके जाना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, बस मात्र 5 प्रश्न ही मोस्ट इंपोर्टेंट है अति लघु उत्तरी के इस चैप्टर के, ठीक है। चलिए 5वां कह रहा है कि सरकारें अधिकतर धनी एवं ताकतवर लोगों की दबाव में होती है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है कि सरकार अधिकतर धनी एवं ताकतवर लोगों के ही दबाव में होती है, व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि सरकारें अधिकतर धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में ही होती है। दबाव समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। वर्ग विशेष हित समूह भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जब कई समूह सक्रिय होते हैं तो किसी एक समूह को समाज के ऊपर दबाव कायम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, जो सरकार को क्या करते हैं, गलत नीतियां बनाने से क्या करते हैं, बचाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो याद करके ही आपको जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता दिया जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इससे बाहर जाने वाले नहीं है आपको। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसको आपको लिख के याद कर लेना स्टूडेंट, समझ रहे हैं। एक ही बात बताता हूँ कि लिख कर याद करना ही है। हमारे चैनल का टारगेट ही आपका 90+ है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। 90+ कुछ कहलाता है स्टूडेंट, बहुत ठीक समझ है। 9 6 54 540 नंबर कुछ कहलाता है, ठीक है। तो भाई उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना अच्छी तरीके से, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो 90% से कोई रुक के दिखाया आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला नोट कीजिए साहब, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि जो नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, दबाव समूह किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। दबाव समूह किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, इसको याद करके जाना स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, दबाव समूहों की गतिविधियां। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, मात्र 5 ही क्वेश्चन में लघु उत्तरी बताऊंगा, ये भी 5 क्वेश्चन में सीमित हो गया कि आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालिए। आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालने के लिए बोला है, तो मात्र 5 मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरी बता दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, मेरा वादा आपसे, ठीक है। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात कर लेते हैं, मात्र 2 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात करूंगा,
इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। बोलीविया में हुए जल युद्ध के कारणों का चर्चा कीजिए। जो बोलीविया में जल युद्ध हुआ था उनके कारण की चर्चा करना आपको, वो भी संक्षेप में 7 नंबर का पूछेगा दीर्घित प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंदोलनकारी समूह के बारे में बताइए तथा दबाव समूह और आंदोलन के राजनीतिक में होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर पहला दूसरा। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे स्टूडेंट जाना आपको एग्जाम हॉल में। तो देखिए ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ, समझ रहे हैं, 5वां चैप्टर पूर्ण रूप से आपका क्लोज होता हुआ है। और इस चैप्टर का जो नाम था जनसंघर्ष और आंदोलन, समाप्त होता हुआ यहाँ पे क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर वाइज में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। इस बार टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं, तो 5 चैप्टर मैंने कवर कर दिया था। आज 6वां चैप्टर है, कल 7वां चैप्टर आएगा। कल आपका पूर्ण रूप से नागरिक शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया है, भूगोल मैंने कंप्लीट करा दिया है, और नागरिक शास्त्र भी आज कंप्लीट हो जाएगा कल, ठीक है। इसके बाद सिर्फ अर्थशास्त्र बचेगा, उसका भी 4 चैप्टर है, 4 दिन में वो भी खत्म, पूर्ण रूप से सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, चाहे वो विकल्पीय हो, चाहे अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, ठीक है। वो भी सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए अनिवार्य हो, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मैं रखा हूँ इस वीडियो 500 लाइक का टारगेट, ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक करके ही आगे बढ़े आप। तो चलिए चैप्टर जो 6 है लोकतंत्र के परिणाम, उसके सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट यह कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। राजनीतिक दलों का, सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, कि चुने गए सदस्यों का। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। तो किसका, सरकार का। किसका माना गया, सरकार का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अधिकारी, मंत्रिमंडल, नागरिक, वयस्क मताधिकार। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो नागरिक के प्रति, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नो डाउट आपको होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है स्टूडेंट कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अब प्रक्रियाओं का उचित पालन करना जिसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, विधि निर्माण अधिकार की सरकार। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। तो आप ही बताइए कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना जिसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, क्या कहलाती है वो, सरकार कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन डी सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर किसी भी निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब तक 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर तीनों क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र कैसे रूप है। सांस्कृतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम कि सामाजिक परिणाम। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र में कैसे रूप है, तो आर्थिक परिणाम है। क्या है, आर्थिक परिणाम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है ये चीज कि लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करें। आर्थिक गतिविधियों की, प्राकृतिक संरचनाओं की, सामाजिक कार्य की, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका सही आंसर जो स्टूडेंट यह होगा कि
लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह जिसकी वृद्धि विकास करे वह है क्या, तो आर्थिक गतिविधियों। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए स्टूडेंट। सांस्कृतिक विविधता, वैज्ञानिक विविधता, आर्थिक विविधता कि सामाजिक विविधता। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए, तो सामाजिक विविधता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में नो डाउट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े चलेंगे इसी के साथ। और आगे क्वेश्चंस आ गया आप लोगों को कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समझ समानता। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो स्टूडेंट कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आप किसके लिए पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किस शासन से, देखिए पढ़िए ध्यान से, किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। एक दलीय शासन, बहुदलीय शासन, बहुमत के शासन कि दो दलीय शासन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सही आंसर आप बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। तो क्या, बहुमत के शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया आपने, नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। बताइए, सामाजिक व्यवस्था, राजतंत्रीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कि कूटनीतिक व्यवस्था। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चढ़ते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपकी स्क्रीन पे कि लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है। लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है। मताधिकार, नागरिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो नागरिक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल मैंने 10 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसको तैयार करके ही जाना स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय क्लियर हो गया था, हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है और इसको आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नोट कीजिए इसका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन यह है कि पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार तथा जवाबदेही से है। इसका अर्थ है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए
कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन और पहला का आंसर है कि पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। तो पारदर्शिता और निर्णय से यह तात्पर्य, जैसे कि मैं लिखा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो इसको याद करके जाना स्टूडेंट। ठीक है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया आपने, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वैध सरकार किसे कहते हैं। वैध सरकार किसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं बताता हूं कि वैध सरकार किसे कहते हैं। तो वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्य प्रणालियों को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताती है, उसे वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, तो यह वैध सरकार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आपको कहते हैं कि वैध सरकार किसे कहते हैं, जैसे मैं लिख दिया हूं बहुत ही सिंपल ढंग में, कि वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्य प्रणाली को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताती है, उसे वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लोग लिखिए कि लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए। ठीक है, तो यह होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे की ओर। देखिए वहां पे कुछ लाइन उसमें से बचा था कि वो हमसे क्या पूछा था उसमें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। लास्ट में लिख दिए जो नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है, उसके लाइन 2 लाइन बचे थे, उसको लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की निम्न उम्मीदें होती हैं। कौन कौन से। तो पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, तो पहला हो गया आपका उम्मीदें। और दूसरा कि भ्रष्टाचार से मुक्त शासन चलाएं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 है। ठीक है, कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं, तो ये चीजें उम्मीदें होती हैं। ठीक है, 2 कंडीशन होती है, तो 2 कंडीशन लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और यह अति लघु उत्तरीय का, अरे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5, मात्र 5 ही प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें का। कह रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता में प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्येक व्यक्ति का मत बराबर होता है। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत भी लागू होता है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5वां स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पे तो अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कितना डिस्कस कर दिया, 5 डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसको तैयार करके जाइएगा। और 10 मैंने ऑब्जेक्टिव और विकल्पीय प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, उसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखेंगे स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उन दोनों को नोट करके याद करके आपको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब उसको देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको नोट कीजिए। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तरदायी शासन की 2 विशेषता लिखना, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको किसी कीमत पर लिख के याद करके जाना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका तो उत्तर लिखता नहीं हूँ क्योंकि बड़ा रहता है, पीडीएफ लगा हूँ, पीडीएफ बन जाता है, प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको खोजने में भी अपनी मदद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिस जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है स्टूडेंट। इसका भी उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बता देता हूँ उसको एक बार देख के ही आपको जाना है, नहीं तो परीक्षा में आएगा तो फिर हमसे मत कुछ कीजिएगा। कि लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए।
लोकतंत्र में जो आर्थिक परिणाम है कौन कौन से हैं परिभाषित कीजिए स्टूडेंट। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों का पूरा करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है लघु उत्तरीय के। चारों प्रश्न मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। इन्हीं चारों प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, ज्यादा भारी भरकम कारण नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपने नोट कर लिया। तो देखिए मात्र 3 आपके दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न है, उसको भी मैं बता देता हूं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहला नोट कीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि लोकतंत्र में सामाजिक परिणाम किसके अनुरूप होने चाहिए विस्तारित कीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र में जो सामाजिक परिणाम है किसके अनुरूप होने चाहिए विस्तारित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए कि किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करने के लिए बोला स्टूडेंट, जहां लोकतंत्र क्या रहा असफल रहा। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करके जाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। इसको याद करके आपको जाना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुविकल्पीय बता दिया, अति लघु उत्तरीय बता दिया, लघु उत्तरीय बता दिया, दीर्घ। अब ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ, ठीक है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 7 और ये आज लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है। आज के बाद नागरिक जो शास्त्र है वो खत्म। आपका टोटल 7 ही चैप्टर दिया था, 7 चैप्टर मैंने आप लोगों को कवर कर दिया स्टूडेंट। और कल से मैं आपका अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। इतिहास मैंने खत्म कर दिया, भूगोल मैंने खत्म कर दिया, आज नागरिक शास्त्र भी मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ अर्थशास्त्र बचा, वो भी उसका 4 ही चैप्टर, 4 दिन में भी खत्म। पूर्ण रूप से समाज विज्ञान खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और स्टूडेंट बहुत लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का, बायो का बस 1 चैप्टर और बचा, उसको कल मैं पढ़ा दूं। इसके बाद फिर आपका फिजिक्स भी खत्म हो गया, इधर बायो भी खत्म हो जाएगा, बस केमिस्ट्री बचा रहेगा, ठीक है। सब क्लियर कर देंगे स्टूडेंट, आप घबराइए मत, ठीक है। देखिए आज ये लास्ट चैप्टर है, इसलिए मैं 500 लाइक का डिमांड रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा दिल खुश कर देंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि आज के बाद नागरिक शास्त्र काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन करें जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाला, वो सब बेस्ट क्वेश्चन में कराए हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना तो मत भूलिएगा स्टूडेंट। इतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वीडियो में सभी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी के लिंक मिले हुए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सबको देख, मतलब कोई भी देख लेगा, आप भी देख सकते हैं कि नहीं, आप लोग तो देखते ही हैं क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट हमारे हैं। चलिए इसलिए शेयर कर देंगे तो सभी लोग देख पाएंगे उसको। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। लोकतंत्र की चुनौतियां चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए यह है कि समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट ऑप्शन ए है कि राजतंत्र शासन, और ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन, और ऑप्शन सी लालशाही शासन, के ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक शासन। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो लोकतांत्रिक शासन का, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। चुनौती, सामाजिक विषमता, राजनीतिक कटुता की विषम परिस्थितियां। बताइए स्टूडेंट इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है, तो चुनौती। क्योंकि चुनौतियां ये आपको क्या करती है, कठिनाई से अपने स्वयं कठिन परिश्रम करके उससे आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले ही तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक कार्यों, वैज्ञानिक प्रविधियों की चुनौतियां की लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा, चुनौतियां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही
आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया। चलिए हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? लोकतांत्रिक शासन, राजतांत्रिक शासन, नियंत्रित शासन कि गैर लोकतांत्रिक शासन? चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? स्टूडेंट मैं सही आंसर क्या बता देता हूं, तो गैर लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में कानून नियम लागू करना किस सरकार की चुनौती होती है? स्टूडेंट गैर लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार कि लोकतांत्रिक सरकार कि स्थानीय सरकार? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में कानून नियम लागू करने की किस सरकार की चुनौती होती है? स्टूडेंट तो लोकतांत्रिक सरकार की होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं? स्टूडेंट राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किन में से कोई नहीं? चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका स्टूडेंट मैं सही आंसर आपको बता दूं कि भारत में लोकतंत्र की जो चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं? स्टूडेंट तो सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था कि आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सरकारी निर्णय लेने में किसके नियंत्रण एवं प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है? अमीर व शक्तिशाली लोग, निर्धन व निरक्षर लोग, व्यापारी व नौकरशाही की ये सभी? चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट कि सरकारी निर्णय लेने में किसके नियंत्रण एवं प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है? स्टूडेंट तो अमीर व शक्तिशाली लोग। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर रहेगा तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियां पर नियंत्रण पाने की विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं? बताइए, वांछनीय सुधार, राजनीतिक सुधार कि सामाजिक सुधार कि आर्थिक सुधार? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर स्टूडेंट ये होगा कि सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो राजनीतिक सुधार कहते हैं। और ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन 9 ये कह रहा है आपसे कि सामान्यतः नागरिकों द्वारा किसी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, क्या ध्यान में रखना चाहिए? सांस्कृतिक भागीदारी, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार के आर्थिक सुधार? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि सामान्य नागरिक द्वारा किसी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए क्या? राजनीतिक सुधार ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया या पारित किया गया है? अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006 कि अक्टूबर 2007 कि अक्टूबर 2008? चलिए स्टूडेंट बताइए। तो इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट कि सूचना या अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया या पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करती है? कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करती है? राजतंत्र के, प्रशासन तंत्र के, लोकतंत्र के, इनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर मैं बता देता हूं कि कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार प्रदान करती है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। कह रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है?
जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? सामाजिक तंत्र, कि लोकतंत्र, की आर्थिक तंत्र, की राजनीतिक तंत्र? बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 12 मिनट टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी आपको बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। कह रहा पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा कि उस कानून का नाम बताइए जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है, देता है। ठीक है, कह रहा उस कानून का नाम बताना है आप लोगों को जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि सूचना का अधिकार कानून उस कानून का नाम है जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार क्वेश्चन में पहले का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, नो डाउट आपको होगा इसमें क्या डाउट है। ठीक है, लिखा हुआ चुपचाप याद कर देना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है राजनीतिक सुधार क्या है? राजनीतिक सुधार क्या है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लियर कर लिया इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां कौन कौन सी है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं। तो पहला कि कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की है, और दूसरा है कि कुछ पूर्वोत्तर राज्य अभी तक मुख्य धारा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। स्टूडेंट तो ये दो चुनौतियां स्टूडेंट मैं लिख दिया हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होगा तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि समकालीन विश्व में किस प्रकार की सरकार का प्रभुत्व है? समकालीन विश्व में किस प्रकार की सरकार का प्रभुत्व है? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक सरकार का प्रभुत्व है। समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक सरकार का प्रभुत्व है। लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां किसी साधारण समस्या के समान नहीं होती हैं। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। इसे ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि लोकतंत्र में वर्तमान शासकों को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को? देखिए इस तरह कि लोकतंत्र में वर्तमान शासकों को बदलने के लिए चुनाव प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या? चुनाव प्रक्रिया के प्रयोग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं कि वर्तमान में जो शासक उसको बदल सकते हैं। ठीक है, किनके प्रक्रिया द्वारा? चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वां और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि आरटीआई का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्या होता है, इसका उत्तर लिखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। इसे वर्ष 2005 में लागू किया गया। पूछेगा कोई कि आरटीआई का फुल फॉर्म था राइट टू इंफॉर्मेशन, और यह क्या है? सूचना का अधिकार है एक प्रकार से। ठीक है, इसे कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती रहती है। इस चुनौती में लोकतंत्र के संस्थानों और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। स्टूडेंट इसमें तो ये आपका लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां से क्या तात्पर्य, तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो सिंपल भी छोटे छोटे हैं, आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट मात्र 7 ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूँ अति लघुत्तरीय का, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कीजिए और याद करके जाइएगा जरूर। चलिए स्टूडेंट देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, चलिए उसको नोट कीजिए। और पहला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कि जानते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। पीडीएफ आप तैयार हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, एग्जाम से आपको 20 या 25-30 दिन पहले
अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको लिख के याद करके आना है और खोज लीजिएगा। नहीं मिलता है तो मैं पीडीएफ तो बाद में दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए तो आपको लेट है थोड़ा, लेकिन आप लोग अभी से याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देशों को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देशों के क्या करना है, तो स्पष्ट करना है। तो इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि बुनियादी चुनौतियां विस्तार की चुनौती व लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये चीज, इसको तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लघु उत्तरीय के मैंने मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट, इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न ये कह रहा है दीर्घ उत्तरीय में कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको तो किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में क्षेत्रवाद की भावना को कैसे कम किया जा सकता है, सुझाव दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है स्टूडेंट आपको। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय लोकतंत्र के समझ क्या चुनौतियां हैं कि इन 3 का वर्णन करना है आपको स्टूडेंट। तो मात्र 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता दिया हूं, इसी को आपको तैयार करके एग्जाम में पहुंचना है स्टूडेंट। अब देखिए, ये पूर्ण रूप से ये चैप्टर खत्म होता है। मतलब कि नागरिक शास्त्र में 7 चैप्टर था, 7 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, कुछ नहीं बताया। उसी तरह इतिहास भी पढ़ा दिया हूँ, भूगोल भी पढ़ा दिया हूँ, नागरिक शास्त्र भी पढ़ा दिया। कल अर्थशास्त्र स्टार्ट होगा, 4 दिन में वो भी खत्म, फिर आपका समाज विज्ञान खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पे जुड़कर और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए।